भूगोल का जो पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास, संसाधन और उसका हम कैसे विकास करें, इसी के संदर्भ में हमारा पहला चैप्टर है। तो सबसे जो पहला हमारा प्रश्न बनेगा कि संसाधन क्या होता है। तो संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो इसकी परिभाषा यहाँ पर आपको दी गई है और यही परिभाषा आपको याद करके परीक्षा भवन में लिखनी है। अब क्या है परिभाषा? प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग में लाई जाती हैं, जिनका उपयोग लाने के लिए हमारे पास तकनीकी उपलब्ध है, तो ये सब जो है संसाधन कहलाते हैं। तकनीकी उपलब्ध तो मतलब जैसे कि हमारे भूगर्भ में बहुत ढेर सारी चीजें हैं, प्राकृतिक जो खनिज पदार्थ वगैरह हैं, लोहा तांबा पीतल वगैरह हैं, तो उसको बाहर निकालने के लिए हमारे पास तकनीकी भी होना चाहिए, प्रौद्योगिकी भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उसको हम संसाधन की श्रेणी में फिर नहीं शामिल कर सकते हैं। तो हमारे जरूरत की जो चीजें हैं वो सब प्राकृतिक संसाधन कही जाएगी। अब क्या है उसको क्लासिफाइड यहाँ पर किया जाएगा। तो आपसे पूछा जाए जैव संसाधन क्या है, तो जो जीवमंडल से प्राप्त होते हैं संसाधन वो जैव संसाधन कहे जाते हैं। इसके उदाहरण में आप मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशुधन, ये मछली वगैरह ये सब आप बता सकते हैं। अब फिर लिखा है निर्जीव वस्तुओं द्वारा जो निर्मित संसाधन होते हैं वो अजैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या है? यानी जिसमें जीवन न हो, जैसे धातुएं, चट्टान, मृदा यानी मिट्टी, ये जमीन, ये सब भी जो है संसाधन है। ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जमीन पर हम खेती करके उस पर अनाज उगाते हैं, जमीन पर हम घर बनाते हैं, ईटा पत्थर से हम घर बनाते हैं। तो ये सब जो है अजैव संसाधन है, यानी जिसमें जीवन नहीं है। तो इस पेज पर हमने तीन बातें देखा। एक तो ये है कि संसाधन का क्या मतलब है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उन्हें हम संसाधन कहते हैं। और फिर संसाधन दो प्रकार के यहाँ पर बताया गया, एक जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन। जैव संसाधन उन्हें हम कहेंगे जिसमें जीवन हो, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये पशुधन वगैरह, जैसे गाय भैंस है, हमको वहां से दूध प्राप्त होता है तो हमारी आवश्यकता को वहां से पूर्ति होती है, तो ये जैव संसाधन हो गया। फिर हमने बताया अजैव संसाधन, धातुएं, चट्टानें, मृदा वगैरह, ये हमने बताया खेती वगैरह, जमीन से हमने अनाज उगाते हैं, हमारी आवश्यकताएं वहां से पूरा होती है, तो इसे जो है अजैव संसाधन। तो इस तरह से 3 पॉइंट है। आप लोग चाहें तो कॉपी और कलम लेके ऐसा नोट भी करते चलेंगे, कम से कम हेडिंग तो नोट कर लेंगे, तो किताब से देखकर भी आप देख सकते हैं कि सर ने कहाँ से मैटर बताया है, क्या बताया है ऐसा। तो फिर अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अब अगले पेज में दिया है कि वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, ऐसे संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो यहाँ पर एक ये प्रश्न बनेगा कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन का मतलब ये है कि जिसे बार बार उपयोग में लाया जा सके। जैसे हवा है, हवा को हम लोग उपयोग में ले आ लेते हैं, लेकिन वो हवा खत्म थोड़ी ना हो जाती है। जैसे हवा के माध्यम से जो है हम लोग पवन ऊर्जा बनाए, तो पवन ऊर्जा वहां पर नष्ट नहीं हो जाती है, वो फिर से उपयोग में ले आई जा सकती है। जल से हम जो है जैसे बिजली बना लेते हैं, नदियों पर डैम बना के वहां पर बिजली बना लेते हैं, वो पानी लेकिन वहां खर्च नहीं हो जाता है, वो पानी जो है रहता है। और फिर मान लीजिए नदियों से पानी समुद्र में चला गया, समुद्र में पानी पहुंचने के बाद फिर जो है वर्षा वाष्पीकरण से वायुमंडल में पहुंचता है और वायुमंडल में बारिश के साथ फिर नीचे चला आता है। तो इस तरह से जल चक्र आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा पीछे की कक्षाओं में। तो ये जो है कभी खत्म होने वाला संसाधन नहीं है, तो इसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। अब इसी का उल्टा जस्ट होगा अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन तो मतलब जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सके, एक बार उपयोग में ले जाने के बाद दोबारा जो है इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और जो इसका निर्माण है बहुत ही लंबे भूवैज्ञानिक जो है वो प्रक्रिया द्वारा ऐसा होता है। जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, केरोसिन, ये सब जो चीजें हैं भूगर्भ से प्राप्त होती हैं, लंबे अंतराल में जो है इनका निर्माण होता है, और एक बार इसका उपयोग अगर कर लेते हैं तो फिर जो है ये समाप्त हो जाता है। तो ऐसे जो है पदार्थों को, ऐसे संसाधनों को हम अनवीकरणीय, यानी जिनका फिर से जो है उपयोग नहीं किया जाता, एक बार उपयोग कर लेने के बाद वो नष्ट हो जाता है। तो इस पेज पर हमने दो बातें पढ़ी, नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं और अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। तो 2 पॉइंट यहाँ पर हमने देखा। फिर अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया है कि कुछ संसाधन होते हैं वो जो व्यक्ति के निजी होते हैं, निजी स्वामित्व वाले संसाधन होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। जैसे हमारे पास भूखंड है, जमीन है, हमारे पास बाग है, हमारे पास चारागाह है, हमारे पास तालाब है, हमारे पास कुआं है, यानी व्यक्ति की जो व्यक्तिगत चीजें होती हैं उसको निजी संसाधन की श्रेणी में रखा जाता है। हमारे पास बहुत ढेर सारी चीजें हैं जो हमारे उपयोग में लाई जाती हैं और उस पर मेरा अधिकार है, तो ऐसे संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। तो व्यक्तिगत संसाधन पूछा जाए तो आप बताएंगे कि वे संसाधन जो हमारे व्यक्तिगत हैं, यानी हमारा जिस पर एकाधिकार है, हमारे घर परिवार का जिस पर अधिकार है,
तो ऐसे जो है संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। फिर दूसरा है कि ऐसे संसाधन भी हो सकते हैं जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार न हो, बल्कि पूरे समाज का अधिकार हो, पूरे समुदाय का अधिकार हो, पूरे गांव का अधिकार हो, पूरे शहर का अधिकार हो। तो ऐसे संसाधन को सामुदायिक संसाधन कहते हैं। सामुदायिक संसाधन किसे कहेंगे? जिस पर जो है सार्वजनिक अधिकार हो। जैसे शहर में जो है बाग है, बगीचा है, या पार्क है, या फिर नदियां हैं, तालाब हैं, स्मशान भूमि है, इस पर जो है एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। ये किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जो है प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये जो है समाज की प्रॉपर्टी होती है और सब लोग समान रूप से उसका उपभोग करने के लिए पात्र माने जाते हैं। तो ऐसे संसाधन को सामुदायिक संसाधन कहते हैं। तो सामुदायिक संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, ये दो हमने यहाँ पर देखा। अब यहाँ पर दिया है कि राष्ट्रीय संसाधन भी जो है होते हैं। राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? राष्ट्रीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जो किसी राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के अंदर प्राप्त होते हैं। उसके भूगर्भ में प्राप्त हो सकते हैं, या उसके जमीन के ऊपर, या आकाश में, या समुद्र में भी। 12 जो है समुद्री मील तक समुद्र में जो खनिज पदार्थ वगैरह है जो प्राप्त होते हैं, वो वहां पर जो मछली वगैरह जो है, वो सब जो है राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में आते हैं। तो राष्ट्रीय संसाधन क्या है? तो जो किसी राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के अंदर प्राप्त होने वाले संसाधन है, वो सब जो है राष्ट्रीय संसाधन है। जैसे भूगर्भ में कोयला, तांबा, पीतल ये सब प्राप्त होता है, तो वो किसी व्यक्ति का नहीं है, वो सरकार का है। इस ऐसे संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे नदियों में जल है, उसका उपयोग करने का अधिकार राष्ट्र को है। हाँ, मनुष्य जो है उसका उपयोग कर सकता है, लेकिन उस पर जो है कोई भी परियोजना वगैरह स्थापित करने का कार्य राष्ट्र का होगा। जमीन से खनन करने का कार्य राष्ट्र का होगा। जैसे वन संपदा है, ये भी राष्ट्र की संपत्ति है। वन को जो है काटने का अधिकार राष्ट्र का होगा। व्यक्ति के कुछ प्राइवेट वन हो सकते हैं, कुछ प्राइवेट बाग हो सकते हैं, लेकिन जो वन क्षेत्र है जो उसको जो है राष्ट्रीय माना जाता है। और तो ये जो है यहाँ पर हमने 3 पॉइंट देखा: सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और व्यक्तिगत संसाधन। तो अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है कि 12 समुद्री मील, जिसे लगभग 22.2 किलोमीटर तक कहते हैं। तो समुद्र यानी जो हमारा जैसे समुद्री सीमा है, तट सीमा है, जैसे हम मान लेते हैं कि गोवा या मुंबई जो हमारा समुद्री तट सीमा है, वहां से 22 किलोमीटर अंदर तक जो समुद्री क्षेत्र है, उसके अंदर अगर कोई भी चीज है, खनिज संपदा वगैरह है, तो उस पर हमारे देश का अधिकार होगा, वो हमारा जो है राष्ट्रीय संसाधन माना जाएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट किसी तरह से पूछा जा सकता है कि क्या समुद्र के अंदर जो प्राप्त संसाधन है वो भी राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में आते हैं? तो बताना है कि 22 किलोमीटर तक जो है वो जो संसाधन प्राप्त होते हैं वो राष्ट्रीय संसाधन है। और फिर उसके बाद यहाँ पर दिया है कि 200 समुद्री मील, 200 तट सीमा से 200 समुद्री मूल दूर अगर वहां पर कोई भी देश नहीं है, कोई भी देश का वहां नजदीक में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो प्राप्त संसाधन होंगे वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पूछा जाए क्या है, तो ऐसा संसाधन जो समुद्र में प्राप्त हो और वो उसके आसपास कोई भी देश न हो। यानी कि जैसे भारत से 200 समुद्री मूल दक्षिण चले जाइए हिंद महासागर में, तो वहां पर खनन किया जाए समुद्र के अंदर, तो वो जो संसाधन होगा वो जो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होगा। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का यूज कौन करेगा? कुछ जो है अनुमति के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ वगैरह हैं, इन सब की सहमति के बाद किसी को ये अधिकार दिया जा सकता है, किसी कंपनी को वहां पर खनन का अधिकार दिया जा सकता है। उसके बदले वो जो है खर्च देगा, यानी उसका जो है मूल्य देगा और उस मूल्य का इस्तेमाल पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए, या जो संयुक्त राष्ट्र संघ वगैरह का जो तमाम योजनाएं होती हैं, तमाम अभियान होते हैं, उसमें जो पैसा खर्च होता है, उस खर्चे की भरपाई के लिए इस पैसे का उपयोग किया जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कौन संसाधन है? जो किसी भी देश की तट रेखा से 200 समुद्री मील से दूर समुद्री जो क्षेत्र में जो संसाधन प्राप्त होते हैं, ऐसे संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है, तो आपको ये बताना है। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये दिया है कि वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में विद्यमान तो हैं, परंतु उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो वो कैसे संसाधन कहा जाएंगे? संभावी संसाधन यानी कि उपलब्ध तो है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तो संभावी संसाधन यानी भविष्य में जो है इनको उपयोग में लाया जा सकता है, तो यानी उपयोग में लाए जाने की संभावना है, इसलिए इनको संभावी संसाधन कहते हैं। तो संभावी संसाधन पूछा जाए क्या है, तो आप बताएंगे कि जो हमारे देश में उपलब्ध तो है लेकिन हम इनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भविष्य में उपयोग में ला सकते हैं, इसलिए संभावना है कि ये भविष्य में उपयोग लाया जाएगा। तो इसमें हमने एक उदाहरण दिखाया है कि गुजरात और राजस्थान भारत के पश्चिमी राज्य हैं, जहां पर हवाएं बहुत चलती हैं, सूर्य का प्रकाश बहुत ही तेज रहता है, मरुस्थलीय क्षेत्र है उधर, इसलिए तो सूर्य का प्रकाश बहुत ही तेज रहता है, हवाएं बहुत तेज चलती हैं, तो इसका उपयोग किया जा सकता है। किसके लिए? पवन ऊर्जा, पवन बिजली घर बना के।
तो और पवन ऊर्जा का जो बिजली घर होता है वो बना के, या सौर ऊर्जा पे जो है प्लांट लगा के, अपने गुड़ में जैसे सौर ऊर्जा का प्लांट लगा हुआ है, तो इस तरह का सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के प्लांट लगाकर वहां पर बिजली उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन अभी वहां पर ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। तो ये माना जा रहा है कि ये जो है संभावी संसाधन है, क्योंकि संभावना तो है बिजली उत्पन्न करने का, लेकिन अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो इसलिए इसको संभावी संसाधन कहेंगे। अगले पेज की तरफ चलते हैं। अब फिर अगला पेज पर दिया है कि वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा सका है, यानी जिनको जानकारी इकट्ठा करने के संदर्भ में सर्वेक्षण किया जा सका है, इनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा सकी है। ये समझ में आ गया है कि ये संसाधन हमारे लिए कितना उपयोगी साबित हो सकता है। तो ऐसे संसाधन को हम विकसित संसाधन कहते हैं। विकसित संसाधन क्या है? जो कि हम लोग सर्वेक्षण के माध्यम से पता लगा लिए हैं कि ये हमारे काम का है, इसकी गुणवत्ता जो है बहुत अधिक है, इसकी मात्रा इतनी है, लेकिन अभी तक हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो इसको विकसित संसाधन कहेंगे। यानी हम लोग इसके संदर्भ में सारी जानकारी इकट्ठा कर लिए हैं, तब इसको विकसित संसाधन कहेंगे। फिर इसके बाद अगला पॉइंट दिया है, प्रकृति में उपलब्ध होने वाले वे पदार्थ जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यानी संसाधन तो हैं, लेकिन तकनीकी ज्ञान न होने या पूरी तरह से विकसित न होने के कारण पहुंच से बाहर हैं। जैसे हमने बताया कि भूगर्भ में हमारे देश में बहुत ढेर सारी खनिज संपदा हो सकती है, लेकिन उसका जो है तकनीकी ज्ञान हमारे पास नहीं है, तो हमारी पहुंच से अभी दूर है। तो ऐसे संसाधनों को हम भंडार कहते हैं। भंडार, जैसे बताया जाता है कि हमारे जो तमिलनाडु से दक्षिण, जहां पर रामचंद्र जी सेतु बनाकर श्रीलंका गए थे, तो उस क्षेत्र में थोरियम के बहुत ज्यादा भंडार हैं। उसको भंडार कहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी ना तो हम उसका खनन कर पा रहे हैं और न तो उसको उपयोग में लाने की हमारे पास तकनीकी है। तो ऐसे जो है पदार्थों को जो है हम भंडार कहेंगे। अब इसमें उदाहरण दिया है, जैसे पानी में हाइड्रोजन को अलग करके ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। पानी का जो रासायनिक जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है? H2O। H2 का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनता है। तो हाइड्रोजन जो है एक ज्वलनशील गैस है। जैसे हम एलपीजी को सिलेंडर में भर के जो है घरों में खाना बनाने के लिए उपयोग करते हैं, या मोटर कार में लगा के जो है उससे चला सकते हैं, मोटर कार चला सकते हैं। तो इसी तरह से हाइड्रोजन को भी सिलेंडर में भरकर ईंधन के रूप में या मोटर कार या हवाई जहाज चलाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि पानी से आप जो है मोटर कार चला सकते हैं, पानी से आप बाइक चला सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए जो तकनीकी है, बहुत ही उन्नत तकनीक की जरूरत है। ऐसी तकनीकी बहुत ही कम देशों के पास है। कुछ हद तक भारत को इसमें सफलता मिली है, लेकिन अभी भारत जो है इसका इस्तेमाल सिर्फ अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने के लिए इस तकनीक का करता है। इसको जो इंजन बनाया जाता है उसको क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि ऐसे भंडार को जो है वो, ऐसे संसाधन को भंडार कहेंगे। यानी हमारे पास जो नदियों में जल है, समुद्र में जो जल है, इसका इस्तेमाल भविष्य में किया जा सकता है। अभी हमारे पास तकनीकी ज्ञान नहीं है, उपयोग में लाने की जो तकनीकी है वो नहीं है, तो भंडार इसे कहेंगे। यानी जिसका तकनीकी ज्ञान हमारे पास उपलब्ध नहीं है, और संसाधन तो है लेकिन तकनीकी ज्ञान उसके उपयोग से संबंध में नहीं है, तो ऐसे संसाधनों को हम भंडार कहेंगे। फिर अगले पेज पर चलते हैं। अब संचित कोष। संचित कोष, संचित कोष ये क्या है? ऐसे भंडार जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान से उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन अभी उपयोग में लाना आरंभ नहीं किया गया है। यानी कि उनको उपयोग में लाने की हमारे पास तकनीकी तो है, तकनीकी है, लेकिन इसे अभी उपयोग में लाना हम प्रारंभ नहीं किए हैं। तो ऐसे जो है संसाधनों को हम संचित कोष कहते हैं। यानी हमने जो है भविष्य में यूज करने के लिए उसको संचित है। यानी जैसे उदाहरण के तौर पर दिया है, पन बिजली की तकनीक हमारे पास पर्याप्त है। पन बिजली का मतलब जो परमाणु पर है, पानी से बिजली बनाने के लिए जो डैम वगैरह बनाए जाते हैं, तो उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो पन बिजली से हम बनाने का हमारे पास पूरी तकनीकी है। और हमारे पास नदियों नदियों का जाल भी बहुत ज्यादा है, बहुत ढेर सारी नदियां हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, लेकिन उनसे हम बिजली अभी ज्यादा नहीं बना पा रहे हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि भविष्य में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति इनके द्वारा हो सकती है, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें हैं। जब भी कोई डैम वगैरह बनता है तो पर्यावरणीय संकट वगैरह उत्पन्न होने की संभावना रहती है, पीछे जल भराव की संभावना रहती है, विस्थापितों की समस्या रहती है, जिसकी वजह से तमाम तरह के आंदोलन वगैरह शुरू हो जाते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन वगैरह ये सब है। तो इसके कारण जो है हम इस पर ज्यादा जो है कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तकनीकी तो है, लेकिन फिर भी हम पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे को जो है संचित कोष कहते हैं। हमारे देश में जो नदियों में जल है वो हमारे लिए संचित कोष है, भविष्य में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब संसाधनों का विकास, ये हेडिंग है, संसाधन का विकास। अब ये क्या है? अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि मानव द्वारा संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो गई। लगातार जो है मनुष्य संसाधनों का अधिकाधिक जो है दोहन कर रहा है, अधिकाधिक उपयोग कर रहा है, तो इसके वजह से कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई। क्या समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं? अब यहाँ लिखा है नंबर 1 में, कुछ व्यक्तियों के लालच से संसाधनों का ह्रास हुआ है। लालच से एक मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा
धन कमाने का, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का, ज्यादा से ज्यादा जो है आर्थिक रूप से संपन्न होने की जो व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं है, उसके कारण जो है संसाधनों का ह्रास हुआ है। जैसे कि पेड़ों की कटाई, जमीन को जो है खाली करने के लिए पेड़ों की कटाई करते हैं, पेड़ों को काट कर जो है उसको जरूरत की अपनी चीजें तैयार कर लेते हैं, या फिर जो है उसको बेच के पैसा कमाते हैं। तो ये जो है अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए संसाधनों का लोग ह्रास कर रहे हैं, यहाँ पर ये कहा जा रहा है पहले पॉइंट में। अगले पेज पर देखते हैं क्या है। संसाधन कुछ लोगों के हाथों तक सीमित हो गए हैं, जिससे समाज में अमीर और गरीब दो वर्गों का उदय हुआ है। जितने भी संसाधन हैं वो सबके लिए सुलभ नहीं है। जैसे जमीन की बात करें तो जमीन यानी भूमि सबके पास नहीं है, कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन है, कई एकड़ जमीन है, और किसी के पास सिर्फ घर बनवाने तक के लिए भी जमीन नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि संसाधनों पर कुछ लोगों का जो है कब्जा हो गया है, और सब लोग जो है वो उसको नहीं प्राप्त कर सक रहे हैं, जिसके कारण अमीर और गरीब यानी इसके कारण जो है संसाधनों के अत्यधिक दोहन से, अंधाधुंध दोहन से क्या हुआ कि समाज में जो है दो वर्गों का जो है उदय हुआ, अमीर और गरीब दो वर्गों का उदय हुआ। फिर इसके बाद अगला पॉइंट में दिया है कि ये पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या हो गई है। पेड़ कटने से क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है शोषण जो है जितना होना चाहिए, पेड़ों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किया जाता है। फिर ये सब समस्याएं उत्पन्न हो रही है, ओजोन परत जो है क्षय हो रहा है, जो हम लोग फ्रीज वगैरह जो उपयोग करते हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह, उससे जो है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह का जो उत्सर्जन होता है, उसके कारण जो है क्या होता है कि ओजोन परत जो है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में जो है 35 किलोमीटर ऊंचाई पर जो है एक परत है, ओजोन परत है, उसकी वो जो है अंतरिक्ष से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारे जो स्किन से संबंधित जो प्रॉब्लम है उसको रोकता है ओजोन परत, और उसमें जो है धीरे धीरे छिद्र हो जा रहा है, वो परत धीरे धीरे कमजोर हो जा रही है। तो ये समस्या उत्पन्न हो रही। पर्यावरण प्रदूषण तो समझ ही रहे हैं, लगातार जो है हम संसाधनों का दोहन करके जो है प्रदूषण वगैरह की समस्या कर रहे हैं। वायुमंडल में तमाम विषैली गैसें जो है सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह ये सब जो है उसमें मिलती जा रही हैं। पेयजल के जो स्रोत हैं उसमें जो है तमाम चीजें हम उसमें शामिल करते जा रहे हैं, जैसे सीसा वगैरह है, पारा वगैरह है, ये सब उसमें मिल जा रहा है, जो कि बहुत ही विषाक्त के तौर पर जो है उसको मान सकते हैं। भूमि का निम्नीकरण लगातार जो है हम खेती में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेने के लिए क्या कर रहे हैं कि कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि भूमि की जो उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही। तो इसी को जो है भूमि निम्नीकरण कहते हैं। विभिन्न प्राकृतिक और मानवीय क्रियाकलापों द्वारा मृदा का कृषि योग्य न रह पाना, इसको जो है भूमि निम्नीकरण कहते हैं। तो ये भी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो ये कहा जा रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन करने से ये समस्या उत्पन्न हो रही है। तो अब हमको जो है इनसे जो है बचना होगा। यानी हमको ये सिलेबस में क्यों रखा गया है, क्योंकि जो आज के हम जो विद्यार्थी हैं कल के जो है समाज के जो है निर्माता बनेंगे, समाज के जो है संस्थापक बनेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमको इन सब बिंदुओं पर विचार करना होगा, और फिर आगे संसाधनों को सीमित रूप से उपयोग करने की आदत डालनी होगी। तो इसी संदर्भ में ये पढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि उपरोक्त समस्या से बचने के लिए संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण और सतत पोषणी विकास आवश्यक है। न्यायपूर्ण वितरण किस संदर्भ में कहा जा रहा है? न्यायपूर्ण वितरण इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि हमने बताया कि संसाधनों पर कुछ लोगों का जो है एकाधिकार हो गया है, समाज के बाकी लोग जो है उससे वंचित हो गए हैं। इससे समाज में जो है अमीर और गरीब के बीच जो है एक दूरी पैदा हो गई है। तो ये चीज समाप्त करके न्यायपूर्ण वितरण किया जाए, यानी संसाधनों तक सबकी पहुंच समान रूप से हो। तो इसको क्या कहा जाएगा? न्यायपूर्ण वितरण। और सतत पोषणी विकास, इसके बारे में हमने यहाँ पर अलग से हेडिंग बना के लिखा है। इस तरीके से किया जाए विकास कि जिससे कि पर्यावरण को हानि न हो। जो अभी तक हम लोग जो विकास कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है? पर्यावरण को हानि हो रही है। तो कह रहे हैं कि विकास इस तरह से किया जाए कि पर्यावरण को हानि न पहुंचे, तथा वर्तमान पर ही हमको फोकस नहीं करना है, सिर्फ अपनी आवश्यकताओं तक हमको सीमित नहीं रहना है, अपनी भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी हमको ध्यान में रखना है। भावी पीढ़ी का मतलब जो हमारे बच्चे और फिर उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे आएंगे, तो उनकी जरूरत की भी चीजें हमारे पास होना चाहिए। अगर हम जितना भी पेट्रोलियम है, जितना भी कोयला है, हम ही लोग उपयोग कर लेंगे, तो जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे? तो उनके लिए तो संकट खड़ा करके हम चले जाएंगे। तो अपने जो है व्यक्तिगत लाभ के लिए हमको पूरे फ्यूचर को यानी पूरे भविष्य को जो है दांव पर नहीं लगाना है। और फिर इसी संदर्भ में 1992 में यहाँ पर 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजित किया गया था। ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। रियो डी जेनेरो ये ब्राजील का शहर है जहां पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। और किस संदर्भ में? यही सतत पोषणी विकास के संदर्भ में, यानी पर्यावरण प्रदूषण वगैरह की जो समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है, अंधाधुंध जो हम संसाधनों का जो उपयोग कर रहे हैं, इस पर रोक लगाने से संदर्भ में ये यानी कुल मिला के पर्यावरण संरक्षण से संदर्भ में एक जो है वहां पर सम्मेलन किया गया। और उस सम्मेलन के दौरान एजेंडा 21 ये जो है वहां पर ले आया गया। एजेंडा 21 का मतलब जब ये 1992 में सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो उस समय
कौन सी सदी चल रही थी? 20वीं सदी चल रही थी। 1992 20वीं सदी थी, 2000 तक 20वीं सदी थी, उसके बाद 2001 से 21वीं सदी शुरू हो गई। तो 21वीं सदी का मतलब 21वीं सदी में हम अपने जो है समाज में क्या सुधार करना चाहते हैं, किस तरह का पर्यावरणीय समस्याओं से निपट सकते हैं, इसके संदर्भ में एक एजेंडा तैयार करने की बात थी। ऐसे ही एजेंडा को एजेंडा 21 कहा गया। और इसमें जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि ये 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट के संदर्भ में जो है यूनाइटेड नेशन की एक कॉन्फ्रेंस माने सम्मेलन हुआ था। उसी के तत्वावधान में जो है ये जो है एजेंडा ले आया गया था। अब इस एजेंडे का जो मकसद था वो हमने बता दिया कि सतत एवं पोषणी विकास करना था। इसके अलावा जितने भी लोकल बॉडीज हैं, यानी स्थानीय जो निकाय हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है, जिला पंचायत है, या नगर पालिका, नगर निगम, या राज्य या प्रदेश, ये सब जो स्थानीय निकाय हैं, सभी स्थानीय निकायों में जो है अपना स्वयं का जो है वो एजेंडा 21 तैयार करें। इसका मतलब ये है कि हमको जैसे अपने गांव में एजेंडा 21 तैयार करना है, तो हमको सोचना होगा कि हम अपने गांव के विकास के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अगर हमारे गांव में तालाब है तो उसको साफ कर सकते हैं, उसमें स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था कर सकते हैं, हमारे गांव में प्रदूषण की समस्या न हो, हमारे गांव में हरियाली हो, पेड़ लगाए जाएं। इस तरह की जो बातें हैं ये हम अपने एजेंडा में शामिल कर सकते हैं। तो ये एजेंडा 21 है। अब यहाँ पर अगला हेडिंग है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन क्या है? संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। अगर संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं करेंगे, उसका नियोजन नहीं करेंगे, तो क्या होगा? आने वाली पीढ़ी के लिए, भावी पीढ़ी के लिए क्या होगा? समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जो हमारे संसाधन है पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि संसाधनों का जो उपयोग है वो विवेकपूर्ण तरीके से होना चाहिए, यानी विचार विमर्श करके कम से कम खर्च करना चाहिए। और फिर इसके अलावा कहा जा रहा है कि इसके लिए नियोजन का मतलब प्लानिंग, प्लानिंग करके ही जो है हम संसाधनों का उपयोग करें। इसके लिए ऐसे उपाय अथवा तकनीक अपनाया जाए जिससे कि हम साधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित कर सकें, संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित कर सकें, यानी जो अनावश्यक जो है हम संसाधनों की बर्बादी कर रहे हैं उससे बचने का प्रयास करें। तो फिर अब यहाँ पर दिया है कि प्रश्न ऐसा बन सकता है कि संसाधन नियोजन के सोपान कौन कौन से हैं, यानी संसाधन नियोजन को मतलब संसाधनों को कम खर्च करने की प्लानिंग, यानी योजनाएं बनाना। तो उसके संदर्भ में जो सोपान हैं वो कौन कौन से हैं, तो अब इसको देखें। संसाधन नियोजन के सोपान में सबसे पहले आपको सर्वेक्षण करना होगा। सर्वेक्षण करना होगा कि हमारे देश में कौन से संसाधन कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं, इसका जो है सर्वेक्षण करना होगा। उनका मानचित्र बनाना होगा, भारत के मानचित्र में दिखाना होगा कि यहाँ पर कोयला है, यहाँ पर पेट्रोलियम है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो। इस तरह से जो है मानचित्र पर दिखाना होगा। जैसे हम लोग विश्व का मानचित्र, भारत का मानचित्र देखते हैं, उसमें कौन सा चीज कहाँ पाया जाता है, मानचित्र में भरने के लिए भी ये आता है। फिर गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान। गुणात्मक मतलब उसमें जो क्वालिटी कितनी है वो हमारे लिए कितना उपयोगी हो सकता है, और मात्रात्मक मतलब वह चीज कितनी मात्रा में है। जैसे कोयला के कई प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइड जो है जो सबसे उत्कृष्ट कोट का जो है कोयला माना जाता है, तो ये गुणात्मक उसकी पहचान हो गई। अब फिर कोयला कितनी मात्रा में हमारे भूगर्भ में उपलब्ध है, इसको जो है मात्रात्मक जो है अनुमान कहा जाएगा, कि आधार पर संसाधनों की पहचान करना। इस तरह से सर्वेक्षण करिए, मानचित्र बनाइए, वो जो हमारे पास जो संसाधन है वो कितना जो है उसमें गुणात्मक जो है विशेषताएं हैं या उसकी मात्रा कितनी है, इस सब का अनुमान लगा के संसाधनों का पहचान करना। तो ये जो है पहला चरण है। फिर उसके बाद लिखा है कि उपयुक्त प्रौद्योगिकी का चुनाव करना। अगर मान लीजिए हमको पता चल गया कि हमारे भूगर्भ में जो है बहुत ज्यादा कोयला है, अब उसको खनन करना है, तो उसके लिए हमको प्रौद्योगिकी का जो है चुनाव करना होगा कि कौन सा तकनीकी ज्ञान हमारे पास क्या है, अगर है तो ठीक है। अब फिर उसके बाद स्किल विकास। स्किल विकास मतलब है उसमें जो काम करने वाले लोग हैं स्किलफुल होने चाहिए, दक्ष होने चाहिए, कौशल उसके अंदर होना चाहिए। यानी जैसे इंजीनियर वगैरह होते हैं जो कार्य करने में जो है जानकार होते हैं, उस कार्य के संदर्भ में विशेषज्ञ होते हैं, तो ऐसे लोगों का हमारे पास जो है एक टीम होनी चाहिए। और फिर उसका जो है एक संस्थागत नियोजन, मतलब एक संस्था भी बननी चाहिए। जैसे पेट्रोलियम को निकालने के लिए, पेट्रोलियम के संदर्भ में इस तरह का कार्य करने के लिए ओएनजीसी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन कहते हैं। तो ये ओएनजीसी है, ये पेट्रोलियम के संदर्भ में कार्य करती है। तो इसी तरह से संस्थागत जो है प्लानिंग करने की बात कही जा रही है, संस्थागत प्लानिंग का जो है एक ढांचा तैयार करने की बात की जा रही है। ये दूसरे चरण में होगा। और तीसरे चरण में क्या होगा कि जो हमारे देश की जो राष्ट्रीय विकास योजना है, जो पहले हमारे देश में पंचवर्षीय योजना वगैरह हुआ करती थी, अब पंचवर्षीय योजनाओं का जो कॉन्सेप्ट है वो समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी जो नीति आयोग हमारे देश में बनाई गई है उसके तहत जो है लगातार जो है प्लानिंग होती रहती है। तो वो जो प्लानिंग होती है उसको राष्ट्रीय विकास योजना कहा जाएगा। राष्ट्रीय विकास का मतलब पूरे देश का समग्र विकास के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है वो उसको राष्ट्रीय विकास योजना कहेंगे। और संसाधनों के विकास के लिए भी योजना की ये बात है, अभी अभी जो हमने चर्चा की, ये संसाधनों के विकास की योजना है। तो इन दोनों योजनाओं में जो है समन्वय स्थापित किया जाए, यानी कि राष्ट्रीय विकास की योजना से जो संसाधनों के विकास की योजना का जो टीम बनी है उसमें जो है तालमेल होना चाहिए। ये तीसरे चरण में कहा गया है। फिर इसमें अगला हेडिंग है संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण, संरक्षण माने सुरक्षा। तो संसाधनों का न्याय संगत तथा योजनाबद्ध प्रयोग जिससे संसाधनों का अपव्यय न हो।
यानी संसाधन संरक्षण क्या है पूछा जाए तो इसका मतलब यही है कि योजनाबद्ध तरीके से उसका प्रयोग किया जाए, न्याय संगत तरीके से उसका उपयोग किया जाए और संसाधनों का अपव्यय, अपव्यय का मतलब अनावश्यक बर्बादी न किया जाए, यानी ज्यादा उपयोग न किया जाए, जरूरत से ज्यादा उसका उपयोग न किया जाए। तो ये जो है संसाधनों का संरक्षण है, यानी योजनाबद्ध तरीके से, न्याय संगत तरीके से उसका उपयोग किया जाए, उसकी बर्बादी न किया जाए, तो ये संसाधनों का संरक्षण है। इसके संदर्भ में गांधी जी का एक कथन है, देखिए गांधी जी का क्या कथन है। उन्होंने कहा था, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। यानी हमको जो जरूरत की जो चीजें चाहिए वो हमारे देश में उपलब्ध है, उससे सबकी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन हमारे लालच को पूरा करने का नहीं है। सब लालची हो गए हैं, ज्यादा ज्यादा पैसा धन कमा के जो है अपने घर में भर के रखना चाहते हैं। जितने भी नेता हैं, जितने भी अधिकारी हैं, सब जो है उसी के जुगुत में लगे हुए हैं। जितने भी जो है और जो बिजनेसमैन है वो सब उसी में लगे हुए हैं। तो ये इसके कारण जो है संसाधनों का जो है अत्यधिक मात्रा में अंधाधुंध जो है ये लोग दोहन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से समस्या खड़ी हो रही है। गांधी जी का कथन हमको याद रखना है, अपने उत्तर लेखन में जो इसका इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लगेगा, एग्जामिनर जो है आपको अच्छा नंबर देगा। फिर इसके बाद इसी का मतलब समझाया है क्या, हमारा पेट भरने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। पेट भरने के लिए हमारे देश में सब कुछ है, लेकिन पेटी, पेटी का मतलब जो रुपया पैसा है, जो हम ले जाके तिजोरियों में भर देते हैं पैसा कमा के, तो पेटी भरने के लिए नहीं, पेट भरने के लिए हमारे देश में सब कुछ है। तो ये जो है 40 मिनट आपका हो गया, आज के लिए है इतना ही। अब हम लोग कल मिलेंगे, अगर लोगों की रुचि अगर दिखती है और क्लास में लोग शामिल होते हैं तो कल हम लोग 6:30 बजे से क्लास लगेगा, 6:30 बजे से 7:15 बजे तक आप लोगों का क्लास रहेगा, फिर 7:15 से 8 बजे तक 12वीं के विद्यार्थियों का क्लास रहेगा। तो आज